और थ्रोट की बात होगी, गले खराब है तो वो दवा नहीं कहेंगे, कहेंगे कि गुनगुना पानी से गुनगुना कर लो। सर इसी में क्या होता है, सीवियर हो जाता है। तो सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि डॉक्टर से पेशेंट डायरेक्टली कनेक्ट कर ले कि नहीं अब डॉक्टर के पास हमें चले जाना चाहिए? देखिए, पहले आपने कहा तेल। तेल तो इज़ द बिगेस्ट मिथ। तेल से जो कान में डालते हैं उससे इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, वो प्रॉब्लम को बढ़ाता है। आप तेल डाला है, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। आपकी ईयर ड्रम में परफोरेशन है, आपका मिडिल ईयर भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये तो इट्स लाइक कि डालना ही नहीं है। ईयर इश्यूज़ हैं, आपको मिलना है। सर्दी ज़ुकाम से हल्का फुल्का हो जाता है, जो कि स्टीम वगैरह से हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। ओके। बट अगर ये ठीक नहीं हो रहा है 4 डेज़ 5 डेज़, तो आपको कोई भी एंटी इशू है तो मिलना चाहिए, कंसल्टेंट से ओपिनियन लेना चाहिए। सर जैसे अब कोई भी पेशेंट है, आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बार बार सीवियर कोल्ड हो जा रहा है, इवन कफ सिरप भी काम नहीं कर रहे हैं। तो सर इससे कैसे बचा जाए, और ये क्यों हो जाता है बार बार कोल्ड? क्या इन्फेक्शन की वजह से या इम्यूनिटी कम होने की वजह से? इम्यूनिटी तो इज़ अ बिग इशू नाउ, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स है। हम लोग फ्रूट्स नहीं खाते, सैलेड नहीं खाते, सारा माइक्रो न्यूट्रिशन इसी से फुलफिल हो जाता है। ऊपर से फिर हम विटामिन ले रहे हैं जो कि ज़रूरत ही नहीं है। बाकी हमारा जंक फूड है इतना, तो इम्यूनिटी तो डेफिनेटली लो है इस समय। तो दैट इज़ द इशू कि हमारा एक्सपोजर भी नहीं है, और जो हेल्दी हैबिट्स हैं उससे जो अब की जनरेशन है। एंड हाँ, एनवायरनमेंट भी ज़्यादा ही पॉल्यूशन हो चुका है, तो बॉडी रिएक्ट तो करेगी। आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर अश्विनी, जो कि आपको मिलेंगे महानंदन हॉस्पिटल में। हेलो सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे व्यूअर्स बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि नाक, कान और गले की समस्या, पहले तो बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट होता क्या है या वो काम क्या करते हैं। जब हमारे कान में दर्द होता है तो हम सीधे फिजिशियन के पास चले जाते हैं, गले में दर्द होती है फिजिशियन के पास, या नोज़ में कोई प्रॉब्लम आई तो फिजिशियन के पास। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं बेसिकली उनको किस तरीके से समझाया जाए कि फिजिशियन अलग होते हैं और जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं। देखिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, दे बेसिकली डील इन ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। इसमें कुछ भी इश्यूज़ हैं यहाँ तक थ्रोट तक, तो ईएनटी डॉक्टर्स देखते हैं। अब ईएनटी इज़ अ वेरी वास्ट एरिना। लोगों को लगता है सिर्फ कान के पर्दा छेद हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। कान में बहुत बीमारी होती है, नेज़ल बहुत बीमारी होती है। हमारे एरिना में अब हेड एंड नेक सर्जरीज़, इवन कॉस्मेटिक सर्जरीज़ एंड वर्टाइगो, जो कि लोगों को लगता है कि सिर्फ नीरो है या कुछ सर्वाइकल इश्यूज़ हैं। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 80% ऑफ केसेस या मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो चक्कर के हैं वो भी ईएनटी इश्यूज़ की वजह से होते हैं। तो ईएनटी इज़ लाइक कि ईयर, नोज, थ्रोट प्लस हेड एंड नेक सर्जरीज़ प्लस कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज़, ये सब हमारे पास ही डील करते हैं हम लोग। तो सर जैसे कोई भी पेशेंट है उसको खर्राटे की प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वो आपसे कनेक्ट करे? डेफिनेटली। खर्राटा इज़ लाइक स्नोरिंग, तो मोस्टली ईएनटी में ही आता है, बिकॉज इट्स अ एयरवे, अपर एयरवे है जो कि हमको डील करना है। अब खर्राटे में सिर्फ लोगों को लगता है कि मेरे नाक में कोई इशू है। इट्स लाइक कि नाक से लेके पूरा ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, टॉन्सिल, पोस्टीरियर वॉल, अगल बगल जो गले की वॉल्स हैं, ये सब मिलके एक पाइप चैनल है जिसमें से हवा जा रही है, बाहर आ रही है, वो फ्लटर करता है। तो कहाँ पे इशू है, कहाँ पे हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना है, कहाँ पे हमको मेडिकल मैनेजमेंट करना है, कहाँ पे पेशेंट खुद अपने को डील कर सकता है वेट लूज़ करके। बहुत बेसिक है कि वेट लूज़ करें आप, है ना, टोन रहें, ठीक हो जाता है। एंड सीवियर केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो दैट कम्स अंडर ईएनटी फील्ड ओनली। सर जैसे ईयर, नोज, थ्रोट की जो प्रॉब्लम है हमें कब तक डॉक्टर से संपर्क नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर जैसे ईयर की बात करें तो कान में दर्द है तो सरसों का तेल यूज़ कर लेते हैं, जो पुराने टाइम की रेमेडीज़ है वो कभी कहीं ना कहीं चलती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जुकाम हो गया सरसों का तेल डाल दो।
और थ्रोट की बात होगी, गले खराब है तो वो दवा नहीं कहेंगे, कहेंगे कि गुनगुना पानी से गुनगुना कर लो। सर इसी में क्या होता है, सीवियर हो जाता है। तो सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि डॉक्टर से पेशेंट डायरेक्टली कनेक्ट कर ले कि नहीं अब डॉक्टर के पास हमें चले जाना चाहिए? देखिए, पहले आपने कहा तेल, तेल तो इज़ द बिगेस्ट मिथ। तेल से जो कान में डालते हैं उससे इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, वो प्रॉब्लम को बढ़ाता है। आप तेल डाला है, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, आपकी ईयर ड्रम में परफोरेशन है, आपका मिडिल ईयर भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये तो इट्स लाइक कि डालना ही नहीं है, ईयर इश्यूज़ हैं, आपको मिलना है। सर्दी ज़ुकाम से हल्का फुल्का हो जाता है, जो कि स्टीम वगैरह से हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। ओके। बट अगर ये ठीक नहीं हो रहा है 4 डेज़ 5 डेज़, तो आपको कोई भी एंटी इशू है तो मिलना चाहिए, कंसल्टेंट से ओपिनियन लेना चाहिए। और सर जैसे मौसम बदलता है, जैसे समर से विंटर में आते हैं या विंटर से समर में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो होता है कोल्ड एंड कफ हो जाता है, जिसमें कोल्ड भी है, कफ भी है एंड ईयर पेन भी स्टार्ट हो जाता है। तो सर इससे कैसे बचा जाता है और ये क्यों होता है? देखिए, जो नोज़ है, नोज़ के पीछे एडिनॉइड्स होते हैं, थ्रोट में हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, दे आर हमारे फर्स्ट गार्ड्स। ये लिम्फोइड टिश्यू हैं जो कि बाहर के एलर्जेंस, पोलेंस और बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। जब ये सीज़न चेंज होता है तो डेफिनेटली एलर्जेंस अलग हैं, फसल कटती है अलग पोलेंस हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं। तो हमारा मिडिल ईयर कनेक्टेड है थ्रोट से, नोज़ कनेक्टेड है गले से, तो यहाँ पर कुछ भी इशू हुआ तो ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है। यूस्टेकियन ट्यूब जिसको कहते हैं, जो टॉन्सिल के पीछे होता है, टॉन्सिल में एडिमा हुआ, सूजन आई, वो ब्लॉक हुआ, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा। नेज़ल इन्फेक्शन, क्योंकि वो तो बहुत सेंसिटिव म्यूकोसा है, नया एलर्जन आया, वो रिएक्ट करेगा, सिक्रीशंस होने लगेंगे, वो इन्फेक्ट होगा, राइनाइटिस हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा। तो मौसम के साथ हमें अपना बचाव तो करना ही पड़ता है, ठंड से बचें, डाइटरी चेंजेस करने पड़ते हैं, ठंडा खट्टा नहीं खाएं। अब यहाँ पॉल्यूशन इतना है तो वो थोड़ा देखना पड़ता है कि भाई मास्क लगाएं। घर में जो पोल डस्ट होता है, कारपेट एंड कर्टेंस, ये एक मेजर कॉज है एलर्जीज़ का। और हम लोग सोचते हैं कि यार सारा एलर्जी घर के बाहर है, इट्स नॉट लाइक दैट। पेट के डेंडर से ये कॉमनेस्ट है जो ओवरलुक हो जाता है। और सर जैसे अब कोई भी पेशेंट है, आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बार बार सीवियर कोल्ड हो जा रहा है, इवन कफ सिरप भी काम नहीं कर रहे हैं। तो सर इससे कैसे बचा जाए और ये क्यों हो जाता है बार बार कोल्ड? क्या इन्फेक्शन की वजह से या इम्यूनिटी कम होने की वजह से? इम्यूनिटी तो इज़ अ बिग इशू नाउ, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स है। हम लोग फ्रूट्स नहीं खाते, सैलेड नहीं खाते, सारा माइक्रो न्यूट्रिशन इसी से फुलफ़िल हो जाता है। ऊपर से फिर हम विटामिन्स ले रहे हैं जो कि ज़रूरत ही नहीं है। बाकी हमारा जंक फूड है इतना, तो इम्यूनिटी तो डेफिनेटली लो है इस समय, जो पूल है पॉपुलेशन का। एंड धूप में नहीं जाते, हमेशा इसी में रहते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी मुझको भी रहती है। कमी होगी, आपको भी होगी, सबको है। हाँ। तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कम होगी तो भाई हल्का पॉल्यूशन, हल्का एलर्जी भी बॉडी पे पहले से ज़्यादा, जो पहले के टाइम था उससे ज़्यादा ही रिएक्ट करेगी बॉडी। पहले थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी। तो दैट इज़ द इशू कि हमारा एक्सपोजर भी नहीं है जो हेल्दी हैबिट्स हैं उससे, जो अब की जनरेशन है। एंड हाँ, एनवायरनमेंट भी ज़्यादा ही पॉल्यूशन हो चुका है, तो बॉडी रिएक्ट तो करेगी। म्यूकोसा हमारी जो एयरवे है वो डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ भी नई चीज़ आएगी तो सिक्रीशंस होंगे, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं। और सर बचना जैसे पड़ता हम है। बात करेंगे, अगर जैसे ईयर की बात करते हैं, तो उस सर हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें सुनाई कम पड़ने लगा है, तो सर उसमें हमें कब जांच करवानी चाहिए? देखिए, हमको अगर कम सुनाई पड़ रहा है एंड वी नो इट कि हमें कम सुनाई दे रहा है, तो डेफिनेटली करानी ही है जांच। बिकॉज कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मिडिल ईयर में फ्लूइड हो गया, इन्फेक्ट हो गया, बट नसें ख़राब हो गई, ये भी हो सकता है। अगर हम उसको अर्ली नहीं पकड़ेंगे तो मेडिकल मैनेजमेंट में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू गो लॉन्ग ट्रीटमेंट जिसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है ना। तो अगर आपको हियरिंग इशू है या इवन आपको भारीपन लग रहा है और जो कि ठीक नहीं हो रहा, यूजुअली क्या होता है, जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, दोनों कान हैं, एक कान से सुनाई दे रहा है, दूसरे को वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि यार बस हल्का हैवीनेस है, एंड ऑब्वियसली नेगलेक्टेड रहते हैं, बच्चे बिजी हैं,
तो वो टेस्ट होना चाहिए। अगर आपके कान में आवाज़ आ रही है कोई सीटी जैसी है, रेगुलर आ रही है ना, कोई मशीन जैसी आवाज़ आ रही है, देन इट इज़ लाइक कि ये नसों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो डेफिनेटली हमें फिर चेक तो कराना ही है अगर आपको लगता है। सर जैसे आजकल ईयरफोन्स बहुत यूज़ होते हैं, एयरपॉड्स लोग यूज़ करते हैं, और अच्छे खासे साउंड स्पीकर्स आ गए हैं, तो सर क्या ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे कानों को? ये तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिकली अभी लास्ट अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो 5 इयर्स में मैंने इसको यंग जनरेशन में, जो कि आप कह सकते हैं कि 20 से नीचे है, 15, 18, 16 इयर्स के बच्चे आते हैं विद सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल मतलब नसों की खराबी, जो कि नहीं होनी चाहिए, कभी इडियोपैथिक हो गई कारण, बट ये इंसिडेंस इतना बढ़ गया है। और उस सब आप कोरिलेट करेंगे, क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन, दिन भर हेडफोन लग रहा है। आई डोंट रिकमेंड कि 1 घंटे से ज़्यादा आपको यूज़ भी करना चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। वैसे भी आप अगर हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो स्पीकर यूज़ कर लें। हेडफोन्स प्रोफेशनल नीड है ना। अब वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग, अपने घर में हेडफोन्स लगाए हैं, अब 12-12 घंटे मीटिंग्स चल रही हैं, तो डेफिनेटली आपको इट्स लाइक कि लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत आवाज़ है, लाउड नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से नसें गई, ख़राब हो गई। तो सिमिलर है वो चीज़ कि आप उतनी लाउड नहीं है, बट रेगुलर आपका स्टिमुलस है नस को, वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैं अपनी बात करूँगी, मैं अभी बहुत शौक लगा, मैंने एक हेडफ़ोन बहुत अच्छा सा ऑर्डर किया, और मैंने कहा मैं स्पीकर में नहीं, मैं अब हेडफ़ोन लगा के सॉन्ग सुनूँगी। तो मैंने उसको यूज़ किया, और मुझे नहीं लगता, हार्डली मैंने 5 मिनट्स उसको यूज़ किया होगा, उसके बाद आज तक मैंने उस हेडफ़ोन को हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मेरे हेडेक होने लग गया, मतलब ऐसे सर दर्द उठाया और पूरे सर में दर्द होने लग गया है। तो सर उसमें क्या मेरी जो सेंसरी नर्व्स है वो बहुत ही सेंसिटिव है, या वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई है साउंड? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, वो प्रॉब्ली टाइट है। जब आपने हेडफोन लगाया तो ये सब ना डेलिकेट फ्रेमवर्क, ये स्किन नहीं है, कार्टिलेज है। हाँ। ये बोन भी नहीं है। हाँ। तो इस पे जब प्रेशर पड़ेगा, ये तो एक कंपनी का स्टैंडर्ड साइज़ है, बट हर ईयर का शेप अलग है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, कार्टिलेज इन्फ्लेम होगा, आपको पेन होगा, है ना। ये जॉइंट है यहाँ पे, डेलिकेट जॉइंट, दिन भर काम करता है, बोलते हैं हम, खाते हैं, उस पर हमने अलग से प्रेशर भी दिया हुआ है। हेडफोन आर वेरी टाइट, है ना। तो वो पेन भी हेड में रेफर हो जाता है, रेफर्ड पेन कहते हैं। तो कार्टिलेज का इन्फ्लेमेशन आपके केस में वो है, ओके। बट इट्स नॉट लाइक कि एक ही बार में आपका कान खराब हो जाएगा। नसों के बारे में अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, बीइंग इट कि आपका प्रोफेशनल नीड है, या आप आज की जनरेशन की तरह यूज़ कर ही जा रहे हैं, तो तब तो नसों का इशू बहुत कॉमन है। जैसे एक बहुत कॉमन सी बात करूँगी मैं ईयर को लेके, जैसे बहुत ज़्यादा जब वेदर चेंज होता है, ठंड आती है, तो जब ठंडी हवाएं चलती, जब हम हिल्स पे जाते हैं, तो उस टाइम पे ईयर पेन बहुत होता है। सर वो क्यों होता है? देखिए, एक्चुअली ये इसलिए होता है कि हिल्स पे प्रेशर कम है, एंड बॉडी का एक प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है। ये हमारा एक ट्यूब होता है जो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंक्स से, गले से कनेक्ट करता है। तो वो प्रेशर दिस साइड एंड दैट साइड मैनेज होता रहता है, ईयर ड्रम के इधर और इधर। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वो ट्यूब का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, एंड उसकी वजह से मिडिल ईयर में या तो फ्लूइड रुक गया, या ईयर ड्रम रिट्रैक्ट हो जाता है, एंड वेरियस अदर कॉजेज। वो बेसिकली जो है कॉज की ट्यूब फंक्शन नहीं कर पाती है, मेंटेन नहीं कर पाती है वो प्रेशर जो दोनों साइड होना चाहिए, तो पेन होने लगता है। ओके। सर जैसे अगर हम बात करें नाक की, तो जैसे सर्दी हुई या एलर्जी हुई या साइनस हुआ, सर आम आदमी उसको कैसे पहचानेगा? देखिए, एलर्जी इज़, अगर हम नेज़ल एलर्जीज़ की बात करते हैं जो हमारा ईएनटी फील्ड में आता है, तो उसमें एक बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं। आपको स्नीजिंग होगी, रेगुलर स्नीज होगी, जो कि आप कोरिलेट कर सकते हैं दिन के किसी टाइम के साथ, या साल में किसी सीज़न के साथ। नेज़ल डिस्चार्ज होगा जो कि वाटरी होगा, पानी जैसा होगा, तो ये एलर्जी की तरफ गया। देन साइनोसाइटिस, एलर्जी वालों को साइनोसाइटिस बहुत कॉमन है। साइनसिस क्या है कि ये जो हमारा फेशियल बोन्स हैं, यहाँ पर बोन्स के अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस,
तो इन केसेस में वो साइनस इन्फ्लेम्ड होते हैं, तो आपको आईज के आसपास हैवीनेस, पीछे से हैवीनेस लगेगी, फेशियल हैवीनेस लगेगी, हल्का फोरहेड पेन होगा, यहाँ पेन होगा, डल पेन होगा, और ये रहेगा। साइनोसाइटिस हो गया। ये सर्दी ज़ुकाम में तो ये है कि भाई आपको एक वायरल है, कोल्ड, कॉमन कोल्ड है, वो विद इन अ वीक स्टीम लेंगे, कुछ हल्का फुल्का मेडिकेशन से ठीक हो जाता है। ये एलर्जी आपका एक टाइम या सीज़न के साथ आपको रिलेट कर पाएंगे, और साइनोसाइटिस का तो सिम्टम यही है कि हैवीनेस रहेगा, फुलनेस रहेगा आपको फेस पे। ओके। सर, नाक की स्प्रे आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको लंबे टाइम तक अगर कोई पेशेंट यूज़ करता है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? देखिए, एवरी मेडिसिन हैज़ अ साइड इफ़ेक्ट। कितना यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना, यही एक लाइन है। और इट्स कमर्शलाइज होने की वजह से, ऐड आने की वजह से लोग डायरेक्ट शेल्फ परचेज करते हैं, एंड वो इश्यूज होते हैं। देखिए, कुछ जैसे मैं आपको बताता हूँ, ज़ाइलोमेटाजोलिन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, ब्रांड नेम नहीं लूँगा। तो इसका काम करने का तरीका है, कैसे करता है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, आपने नाक में डाला एंड सब कुछ खुल गया, आपको बड़ा रिलीफ आया। बट जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो अब इसका काम है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, तो आपकी नाक की हड्डी की सप्लाई को ख़राब कर सकता है, मतलब नेक्रोसिस कर सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस, है ना। एंड अदर, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। कुछ सर, रेजिस्टेंस भी होता है क्या? रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो बार बार कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है वेसल को, फिर बाद में जब नहीं डाला वो वापस नॉर्मल साइज हुआ, तो धीरे धीरे फाइब्रोसिस हो गया। अब ड्रॉप तो काम नहीं कर रही, लेकिन आपको आदत हो गई है ना। एंड अदर स्प्रेज भी हैं, जैसे अब कुछ स्टेरॉयड स्प्रेज होते हैं, एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो उससे लोग डरते हैं, बट स्टेरॉयड के नाम से आजकल कोरोना के बाद से लोग डरते हैं, बट इट्स लाइक कि वो ज़्यादा सेफ है एलर्जी केसेस में। वी कैन यूज़ फॉर अ लॉन्ग रन, महीना 3 महीने यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज टॉपिकल है स्प्रे, वो ब्लड एब्जॉर्प्शन नहीं है उसका उतना, तो वो हम कुछ समय तक यूज़ कर सकते हैं अंडर ENT कंसल्टेंसी। लेकिन अपने मन से आप यूज़ करते हैं तो हर चीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन तो है ही। सर, जैसे अस्थमा का पेशेंट है, आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि इनहेलर के बिना तो नॉर्मल इंसान भी नहीं चल पा रहा है, जिनको पोल्यूशन में बिल्कुल भी आदत नहीं है रहने की। वी ऑल आर एडिक्टेड, तो हम मास्क लगा के काम चला सकते हैं। बट सर, जो इनहेलर भी बहुत इजीली अवेलेबल हो गए हैं, और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि इंटरनेट पे उसके एड्स भी आ रहे हैं और वो बहुत इजीली अवेलेबल है। तो सर, आप इस बात पे क्या पेशेंट को, हमारे या व्यूअर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे कि वो यूज़ करें या ना करें, या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना यूज़ करें? विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो यूज़ करना ही नहीं है। इनहेलर बेसिकली, अब आप समझिए कि अस्थमा की आप जैसे बात करें, इट्स पल्मोनोलॉजिस्ट उसको देखेंगे, बट वो लंग ब्रोंक्यूल्स का एक फंक्शन है जो काम नहीं कर रहा है, तो वो स्प्रे हमें यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस सिम्टम पे यूज़ करना है, हर चीज़ का इलाज ये नहीं है कि अरे अपने आप हमने शेल्फ से ख़रीदा किसी केमिस्ट से जाके, या तो डेफिनेटली उसका नुकसान हो सकता है। उसका एक डोजिंग होती है, कम ज़्यादा रोकना है उसको कब, तो ये ऑनलाइन और उससे नहीं हो पाएगा। यू नीड अ स्पेशलिस्ट फॉर दैट। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग अपना सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी ना करें। और नो डाउट ऑनलाइन ने हमारी लाइफ बहुत इजी कर दी है, बट हमें अपनी हेल्थ के साथ मजाक नहीं करना है। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे जाके कनेक्ट करें और अपने हेल्थ का पहले चेकअप कराएं, देन आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ना कि ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर तो आपने करी, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है आजकल ऑनलाइन में ऑन कॉल। आई डोंट नो वहाँ पे डॉक्टर हैं कि नहीं है, क्योंकि हम देख तो रहे नहीं हैं। और फिर वही जब साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो फिर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वहाँ क्रिटिकल हो जाती है तो फिर ब्लेम हॉस्पिटल पे डालते हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि डॉक्टर्स आपके सपोर्टर तभी बनेंगे जब आप अपनी हेल्थ के साथ मजाक करना बंद करोगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल व्यूअर्स कि आप अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी मजाक ना करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ख़तरनाक होगा। सर, जैसे साइनस बहुत कॉमन बीमारी है,
तो साइनस की जब बीमारी होती है तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट कर दी, तो सर वो सिचुएशन कब आती है पेशेंट के साथ? देखिए, वो साइनोसाइटिस अगर किसी को है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मेडिकल मैनेजमेंट इनिशियल स्टेजेस पे, तो साइनोसाइटिस में नेज़ल पॉलिप्स बन जाते हैं ओके। ना, तो दे हैव टू बी ऑपरेटेड। कई बार ऐसा होता है कि साइनसेस, ये सब जो साइनसेस हैं उनकी ओपनिंग है हमारे नोज़ में खुलती है, तो दी आर स्मॉल ओपनिंग्स, तो नेज़ल का कुछ उसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, छोटे हैं, ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वी कांट मेक अ प्रॉपर ड्रेनेज। उस केस में वो सर्जरी से वो प्रॉपर ड्रेनेज एक पाथ बनाया जाता है जिससे कि वो आगे ना बढ़े। तो वो जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, सीटी स्कैन होता है, तो वी डिसाइड कि हाँ पॉलिप है तो भी ऑपरेट होना है, and अगर साइनस ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है एंड पेशेंट इज रियली सिम्टोमेटिक, तो मेडिकल मैनेजमेंट से आराम नहीं हो रहा, तो हमें वो ड्रेनेज पाथ वाइड करने हैं, तो दैट इज़ अ सर्जरी, उसको सर्जरी की सजेस्ट करेंगे। ओके सर। सर जैसे हम बात करते हैं गले की, तो जैसे हमारी आवाज़ चेंज होने लगती है या बैठने लगती है, तो सर पेशेंट को कब ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए? देखिए, वॉइस चेंज अगर है तो डेफिनेटली पेशेंट को इमीडिएटली मिलना चाहिए, बिकॉज उसमें छोटी बीमारी से लेके बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आप अब ऊपर से देख के नहीं होगा, यू हैव नीड टू गो लेरिंगोस्कोपी, आपको लेरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स को एग्जामिन करना है। लोग समझते सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम है डेफिनेटली 5-7 दिन में 10 दिन में ठीक हो गई, उसके बाद नहीं अगर ठीक हो रहा है तो यू हैव टू गो टू ENT स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो एक पॉलिप हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ कॉर्ड हो सकता है, या लैरिंग्स कैंसर हो सकता है। तो जब स्टेजेस बढ़ जाएगा तब आप उतना ही प्रोग्नोसिस ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको 5-10 डेज़ के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल ये कोल्ड एंड कफ का ले रहे हैं मेडिकेशन और नहीं ठीक हो रही है, तो यू हैव टू मीट अ ENT सर्जन। ओके। और सर जैसे हम कभी कभार ये भी देखते हैं कि एसिड रिफ्लक्स होता है बहुत सारे पेशेंट्स को, तो सर वो हमारे गलों को कितना इफेक्ट करता है? एसिड रिफ्लक्स, हाँ ये अब बहुत कॉमन है आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स है, ये डेफिनेटली हमको बहुत प्रॉब्लम करता है। पहली बात, पूरा एयरवे, अपर एयरवे को इरिटेट करता रहेगा, तो आपका वॉइस चेंज भी होगा, आपको हमेशा लगेगा कि कुछ गले में फंसा हुआ है, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको इरिटेशन रहेगा, कफ जैसा फीलिंग आएगा, और सीवियर एसिडिटी भी होती है जिसमें फिर हमें गैस्ट्रोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है। बट जो ENT में है कि रेगुलर इरिटेशन ऑफ दिस एसिड causes the vocal cord to, they are irritated, तो उनकी आवाज़ ख़राब हो जाती है, थिक हो जाती हैं, तो एसिड रिफ्लेक्स इज़ अ सीरियस थिंग, ओके। उसको इतना आसान नहीं लेना तो चाहिए। जिसको भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है वो जल्द ही जल्द अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ओके सर। जैसे जो हमारे टीचर्स होते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, और जो सिंगर्स होते हैं उनका काम ही होता है मतलब बोलना, गाना, और सर वो अपनी आवाज़ को लेकर क्या बड़ी गलती करते हैं, और आप हमारे टीचर्स और सिंगर्स व्यूअर्स के लिए, या जो भी इस तरीके से सेशंस लेते हैं बोलने वाले, जो कंटिन्यूअसली बोलने का ही काम है, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो अपनी आवाज़ के साथ इस तरीके की चीज़ें ना करें? हाँ, ये तो बहुत कॉमन है जिनका लाइक वोकल एब्यूज़ है ना, आप दिन भर बात कर रहे हैं या दिन भर आपका ऐसा प्रोफेशन है, तो यू नीड वोकल रेस्ट को, ये लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। स्टीम लेना चाहिए डेली फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट, प्लेन वाटर स्टीम लेना है। बात लंबा समय है तो ल्यूक वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर भी आप बीच में सिप करते रहिए, है ना। जब आप वो वॉइस को रेस्ट दे सकते हैं घर जाने के बाद, काम खत्म होने के बाद, तो उसको दीजिए, फिर उसके बाद अब्यूज़ नहीं करिए, है ना। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिंगर्स हैं एंड ज़्यादा बोलने वाला काम है, तो हमें स्पीच थेरेपिस्ट से भी मिलना पड़ता है कि भाई हम वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करें कि हमारे कॉर्ड्स पे उतना स्ट्रेस ना पड़े। जब कुछ होता है देन वी हैव टू चेक बाय लेरिंगोस्कोपी की कोई इशू नहीं है, बट जो ये लोग ओवरलुक करते हैं कि वॉइस रेस्ट मत बात करिए थोड़ी देर,
रेस्ट करिए एवरी 20 मिनट्स 30 मिनट्स बाद। अगर आप कंटिन्यूस लेक्चर है कुछ है उसके बाद थोड़ा आराम करिए, घर जाके एक बार स्टीम ज़रूर लीजिए। ओके सर, जैसे अगर हमने टीचर्स और सिंगर्स की बात करी, हम्म, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कॉल सेंटर्स भी हैं, हम्म, बीपीओज हैं, जहाँ पे नॉर्मल पर्सन जॉब कर रहा है अपनी 8 घंटे की, 10 घंटे की या 12 घंटे की, डे और नाइट शिफ्ट है। तो सर उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि उनका उनका भी सेम कंटिन्यूअस बोलने का प्रोसेस है, बट सिचुएशंस उनकी अलग होती हैं क्योंकि सामने वाला क्लाइंट अलग होता है। कोई बहुत प्यार से बात कर रहा होगा तो उनको उसी लहजे में बात करनी है, फिर उनका जो सामने एग्रेशन में बात कर रहा होगा फिर उनको वो चीज़ भी मतलब बर्दाश्त करनी है। तो सर सब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हैक्टिक जॉब तो यही वाली है और सबसे ज़्यादा पेशेंस वाली भी यही जॉब है। तो सर आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अपनी आवाज़ के लिए क्या करना चाहिए? आवाज़ के लिए जैसे मैंने बताया कि अब आप वोकल रेस्ट नहीं ले पा रहे ड्यूरिंग, तो घर तो जाएंगे, उस समय कुछ समय आराम करिए, बिल्कुल तेज़ नहीं चिल्लाइए। स्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो अब रेगुलर आप बात करें सुबह से शाम तक तो आपको स्टीम लेना ही पड़ेगा। इससे बहुत आराम हो जाता है बाद में आपको, नहीं तो वोकल कॉर्ड्स पे नोड्यूल हो जाएगा, पॉलिप हो जाएगा। इट्स वेरी कॉमन इन टीचर सिंगर्स एंड इन सब प्रोफेशंस में। तो दे कैन लैंड अप इन अ सर्जिकल इंटरवेंशन ना। Okay. तो बहुत बेसिक सा है, स्टीम लीजिए, जब मौका मिले आप वॉइस को रेस्ट दीजिए। छुट्टी है तो उस समय ये नहीं कि फिर हाँ, क्योंकि उस आजकल तो समय ऐसे एटलीस्ट ही उस होता टाइम है। को यूज़ करिए, हाँ, क्योंकि अब जॉब छोड़ना तो मुश्किल ही होता है। क्योंकि बहुत हेक्टिक लाइफ होती है उनकी। सर एक और आजकल जो बहुत नया वर्ड कहें या बहुत टाइम से इग्नोर किया जाने वाला वर्ड कहें, स्लीप एपनिया, जिसको मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि ये क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, या किस स्टेज में वो आके डॉक्टर से मिल लें वरना वो सीवियर हो जाएगा। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए स्लीप एपनिया इज़ कि हम रात में सांस ना आने की वजह से जग जाते हैं ना। ओके। एपनिया कि सांस की कमी हुई और इतनी हुई कि हम जग गए, ब्लड में सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, हम उठ जा रहे हैं। इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉज फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियक इश्यूज वी कैन लिंक विद स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया, और ये बहुत मेजर कॉज है। तो जब भी अगर आपको स्लीप एपनिया है, मतलब आप उठ जा रहे हैं तो आपको पता है, देन यू हैव टू इमीडिएटली सी अ कंसल्टेंट। उससे पहले आपको सीवियर स्नोरिंग भी होती है ना, आपको बॉडी वेट है इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। शॉर्ट नेक है तो बॉडी वेट ये हम घर पे कर सकते हैं कि भाई हम अपने आप थोड़ा बहुत वॉकिंग रनिंग करें और लगता है कि अब आराम नहीं हो रहा है तो इसमें इट्स लाइक हम मेडिकल मैनेजमेंट भी है, आप खुद भी कुछ कर सकते हैं। एंड देन इन फाइनल स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं तो बाईपैप सीपैप यूज़ होता है। इट्स लाइक मशीन जो कि प्रेशराइज एयर आपको नाक से सोते समय लगानी पड़ती है एंड वो प्रेशराइज एयर जाती है, जिससे स्नोरिंग नहीं होती है एंड एपनियाज नहीं होते, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होता रहता है। लेटर ऑन स्टेजेस पे सर्जिकल इंटरवेंशंस भी होते हैं, लेकिन इन सब केसेस में पेशेंट का कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बीएमआई गड़बड़ है, वेट उसने सर्जरी की पोस्ट सर्जरी नहीं कंट्रोल कर रहा है या पहले नहीं कर रहा है, सर्जरी के बाद फिर बढ़ रहा है तो वापस आएगा। तो इट्स कंसर्न कि लोग उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ये तो कार्डियक अरेस्ट का एक वन ऑफ द मेजर कॉज बन रहा है आजकल। ओके, तो सर क्या ये सिर्फ जो ओबीज लोग हैं उनको ही हो रहा है, या जो फिट है या जो मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, लाइट मतलब कम वेट के हैं उनको हो रहा है? पर्टिकुलर कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि सिर्फ ओबीज को ही होता है या किसी और मेंबर को भी हो नहीं नहीं, सकता ये है? किसी को भी हो सकता है, बिकॉज इट्स लाइक कि हमारा यहाँ जो पैलेट है, अंदर एयरवे है, उसका स्ट्रक्चर है ना, ओके। किसी का यूवला बड़ा है, टॉन्सिल्स बहुत बिग हैं एंड ये नेक मसल्स फ्लैबी हैं, उनको भी होगा। मे बी वो बाहर से बहुत ओवरवेट नहीं है, ओवरवेट इज़ अ वन ऑफ द मेन कॉज, और ओके। शॉर्ट नेक है।
तो ओके उसमें होगा। ओके सर, खर्राटे और सेहत के बीच कितना गहरा रिश्ता हो सकता है? बहुत गहरा रिश्ता है इसमें। अब जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया खर्राटा आगे जाके अपनी यही बनेगा। कार्डियक कॉजेज़ जो भी हार्ट हेल्थ का बहुत बड़ा कारण है कि वो ख़राब होती है उससे ना। लॉन्ग रन में आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका कार्डियक हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। एंड देन आपको दिन में जैसे आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो आप दिन में नींद आएगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे। आपको ऐसे केसेस हैं, इतनी सीवियरिटी होती है, लोग ड्राइव करते करते सो जाते हैं। ओके और रीज़न कि वो अपना ये ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, ओके रात में अच्छे से सो नहीं पा रहे, काम के टाइम सो रहे हैं, ड्राइव करते टाइम नींद आ रही है। रियली फटाइल। अगर आप तो ये तो बहुत चिंता वाली बात होती है। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही फॉर बिकॉज ऑफ स्नोरिंग एंड एपनियाज, तो गेट इट ट्रीटेड। ओके और सर जैसे कि मैंने बहुत सुना है कि स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है या स्लीप एपनिया होता है उनको, तो वो लोग ट्रीटमेंट, तो सर मैंने अपने रिकॉर्ड में अगर मैं देखूं तो बहुत कम ही लोगों ने इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराया है। तो ट्रीटमेंट भी ना वो अलग, मतलब जैसे एलोपैथी है, एलोपैथी ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होता है। तो बेसिकली लोग एलोपैथी जाने से डरते हैं, क्यों? सबसे पहला डर है उनको बाईपेप्सी पैप का, बिकॉज ओके वो लगा के सोना है हमको डेली। ओके इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट। आप प्रेशराइज एयर जा रही है and आपको अच्छी नींद आएगी, है ना। एलोपैथी में देन वी गो फॉर सर्जरीज एंड उससे पहले वेट लॉस। तो जो बाईपैप सीपैप एंड सर्जरी वाला पार्ट है प्रोबेबली उससे घबराते हैं। एंड इवन अवेयरनेस भी नहीं है उतनी। इसको लोग जस्ट टैबू समझ लें, यार यार उसको खराटे आ रहे हैं, हाँ सर, मजा मजाक ही है होता ना। है, मतलब नॉर्मली अगर कोई घर पे सो भी रहा है या हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो सो रहे हैं और खराटे इतनी जोर के होते हैं कि पूरे घर में मतलब आवाज आ रही होती है, तो बस हंसते ही हैं कि देखो खराटे मारे सो गया है। तो इस तरीके की बातें होती है। तो सर मुझे ऐसा लगता है, जैसा आपने अभी बताया कि ये खराटा को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ खराटा थोड़ा तो नॉर्मल होता है, ओके बट सीवियरिटी आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी नींद खुल जा रही है, बिल्कुल ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है सोने के टाइम, ओके तो फिर तो देखना ही है आपको ईएनटी सर्जन को। सर, ईएनटी के इलाज में हाल ही सालों में कुछ बदलाव हुए हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। हाँ, एंडोस्कोप, डिब्राइडर, कॉबलेटर्स, रोबोटिक सर्जरीज, पेशेंट का उसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे कम हो गया है। प्रोसेस उतने पेनफुल या इन्वेजिव नहीं है। अब प्रोबेबली एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी जब इन्वॉल्वमेंट होने लगा है धीरे धीरे, तो बेटर प्रोग्नोसिस हम बता सकते हैं, क्या प्रोग्नोसिस है इस डिजीज़ का, है ना। तो अभी तो इंडिया में खैर ये एआई वगैरह हमारे फील्ड में नहीं आया है ईएनटी में, बट जल्दी ही आएगा। तो उसमें हम ट्रीटमेंट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। बाकी जो गैजेट्स इतने आ गए हैं, एंडोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, तो सर्जरीज बहुत इजी हो गई हैं फॉर सर्जन आल्सो एंड फॉर पेशेंट्स। और सर जैसे गूगल में अगर हम मेंशन करते हैं ईएनटी, तो बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। तो सर आप उनमें से कौन सी जुड़ी बातों को गलत समझते हैं? हर चीज़ कैंसर होती है नहीं, इट्स लाइक कि दिन भर में एक आध दो पेशेंट बेसिकली यंग या 40s के अराउंड फीमेल्स होती हैं जिनको लगता है गले में मुझे कुछ फंस रहा है, ओके एंड दे गूगल इट। वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेके आते हैं कि ये क्या मुझे कैंसर तो नहीं। तो ये बहुत कम होता है। बेसिकली इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल एंड वो डिजीज़ होता है, ग्लोबस फेरेंजाइटिस कहते हैं। बट दिन भर में एक आध दो ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर कैंसर तो नहीं है। ओके क्योंकि गूगल में तो सारी चीज़ें गूगल में कैंसर ही 0 से होती एंड हैं। तक सब बताते हैं। हाँ, तो सर बेसिकली जैसे जो पेशेंट होता है वो ईएनटी डॉक्टर के पास आता है, इवन इवन आपके पास आए डॉक्टर, पेशेंट्स आए, तो डॉक्टर आप, पेशेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो आपसे ऐसा क्वेश्चन करे कि आप उसकी बीमारी बता दो, या आप जो वो सोच के आया है वो आप बता दो? जैसे कि आपने अभी बोला कि कैंसर, वो बोलते हैं मोस्टली, एक दो पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो बोलते हैं कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है।
उसको सुनने के बाद वो दवा भी नहीं लेते फिर। तो बस नहीं, ये ठीक सर आपने बोल दिया। ओके तो बेसिकली मैं व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे हम बहुत ही इग्नोर करते हैं ईयर को, नोज़ को, थ्रोट को, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है हम ट्रीटमेंट करना, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये हमारी जो बॉडी है वो बहुत मुश्किल से मिली है हमें, तो हमें इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है और अपना सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने नियरेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए या अपने फिजिशियन को दिखाइए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उनको दिखाइए, लेकिन आप अपना क्योर अच्छे से करवाएं, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ईएनटी से जुड़ी जो भी बातें थी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी जो कि महानंदन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं। अगर आप नियरेस्ट हैं ग्रेटर नोएडा के तो आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इंट्रो दे दो फिर सर का इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया उपाध्याय है। मैं सेंट्रल केयर फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आप हमारे चैनल पे हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं और समाधानों का निवारण हम यहीं देते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो उपस्थित हैं डॉक्टर अश्विनी। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। सर, आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, माय नेम इज़ डॉक्टर अश्विनी। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट इन महानंदन हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। उससे पहले आई हैव डन माय एमएस फ्रॉम प्रयागराज वे बैक इन 2014। आई पास्ड आउट। मैंने 3 साल सफदरजंग दिल्ली में काम किया। देन मैंने अपनी प्रैक्टिस भी की है। 7 to 8 ईयर्स में आगरा में था। आई हेडेड ईएनटी डिपार्टमेंट इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन आगरा एंड फ्रीलांसिंग एंड वेरियस सर्जिकल एक्सपोजर रहा है मेरा। एंड फाइनली आई हैव सेटल हियर। तो अब मैं इस समय महानंदन से जुड़ा हुआ हूँ एंड वी हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हियर। कंसिडर करें अगर हम ईएनटी के हो तो यहाँ ऑलमोस्ट सभी कुछ ईएनटी से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ हैं एंड वी विल डू एवरी काइंड ऑफ हेल्प और ईएनटी प्रोसीजर जो भी है यहाँ पर होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे डॉक्टर से अगर मिलना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली एनसीआर के हैं तो आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।